गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो अच्छे से सबने वैकेशन एंजॉय किया होगा। तो अब हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, है ना। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो आज हम लोग आप लोगों का लेसन नंबर 1 देखने वाले हैं, जिसका नाम है राख की रस्सी। आप लोगों ने देखी है रस्सी कैसी होती है ना, जिसे हम कोई भी चीज़ बांधने में इस्तेमाल करते हैं, है ना। आप लोगों के घर में भी होगी। तो जिसका वो किससे बनी होती है, धागे या रस्सी, जो छोटे छोटे धागे होते हैं उससे, या उससे धागे या रेसों जैसे छोटी छोटी वो रेसे होते हैं उससे बनी होती है रस्सी। तो आज के हमारे पाठ का नाम है राख की रस्सी। चलो हम देखते हैं कि क्या है इस पाठ में। लोन्पो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनग व सेन गाम्पो के मंत्री थे। लोन्पो गार कौन थे? तिब्बत के जो 32वें राजा थे उनके मंत्री थे, है ना। कौन थे ये? जो तिब्बत के 32वें राजा थे सोनग व सेन गाम्पो, उनके मंत्री थे और उनका नाम था लोन्पो गार। चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। चालाकी और हाजिर जवाबी मतलब, हाजिर जवाबी का मतलब क्या होता है? जो कोई भी बात का तुरंत जवाब दे दे। उनके पास हर बात का जवाब रहता ही था। उनसे कोई कुछ भी पूछे उन्हें सारे आंसर्स आते होते थे, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, उनसे हम कुछ भी पूछे उनको सब कुछ आता था, तो आता होता है। तो वैसे ही ये मंत्री कैसे थे? बहुत ही चालाक और होशियार थे, इंटेलिजेंट थे। तो उनसे कुछ भी पूछे उनको सारे आंसर्स पता होते थे। मशहूर थे मतलब वो उसके मतलब जैसे कि ये उतने चालाक थे तो उनके चर्चे चारों तरफ थे। मशहूर थे मतलब वो बहुत ही आसपास के गांव में और आसपास के लोगों में बहुत ही वो फेमस थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। क्या हुआ? उनकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी। उनकी लाइफ में मतलब कोई भी जात का कोई भी टेंशन नहीं था, कुछ भी चिंता नहीं थी। लेकिन उनका एक बेटा भी था। तो जैसे जैसे उनका बेटा बड़ा हो रहा था उनकी चिंता बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी उनकी चिंता? चलो हम लोग देखते हैं। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। मतलब वो उनका बेटा कैसा था? बहुत ही भोला था, है ना। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जो बहुत ही सीधे साधे होते हैं, जिनको कोई भी बात जल्दी समझ नहीं आती और वो किसी की भी बातों में आ जाते हैं। हमें ऐसा बनना चाहिए नहीं, हमें चालाक बनना चाहिए ना। किसके जैसा चालाक? मंत्री के जैसा चालाक, जो किसी की भी बातों में ना आए और बहुत ही चालाक हो। उसे अपने डिसीजन क्या लेने हैं, मतलब क्या बात करनी है, सब पता हो, ऐसा होना चाहिए, है ना। लेकिन मंत्री का बेटा तो कैसा था? बहुत ही भोला था। आप लोग भी कई ऐसे लोगों को जानते होंगे, है ना, कि जिन्हें मतलब वो बहुत ही सीधे और भोले होते हैं। तो उनको कोई भी अपनी बातों में फुसला लेता है और वो सब की बातों में भी आ जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए। हमें किसके जैसा बनना चाहिए? मंत्री के जैसा। लोन्पो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। तो लोन्पो गार ने क्या सोचा कि मेरा बेटा इतना सीधा साधा है और मैं चला जाऊंगा तो मेरे बाद इसका ध्यान कौन रखेगा और फिर इसका क्या होगा? इसे तो सब लोग मिलकर परेशान कर देंगे, है ना। मंत्री को चिंता होने लगी। आपके पापा भी आपकी कितनी चिंता करते हैं। आपको कुछ भी हो, थोड़े भी बीमार हो तो वो भी टेंशन करते हैं ना। या अगर आप कुछ भी गलत काम करो तो भी वो आपको मतलब आपको सलाह देते हैं कि बेटा ये काम नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो वैसे ही लोन्पो गार को भी चिंता होने लगी कि अगर मैं चला गया तो मेरे बेटे का ध्यान कौन रखेगा। एक दिन लोन्पो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ। भेड़े मतलब शिप होती है ना, वाइट कलर की होती है, आप लोगों ने देखी है। रुको मैं आपको बताती हूँ उसका पिक्चर। देखो ऐसी होती है ना शिप,
जिससे हम लोग मतलब इसकी जो ऊन होती है इससे बहुत से मतलब काम में आती है। इससे हम लोग स्वेटर जो पहनते हैं वो भी ये इसके शिप की ऊन के ही होते हैं, है ना। तो ये बहुत ही यूज़फुल होती है। तो इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? भेड़। आप लोगों को याद रखना है, शिप को क्या कहा जाता है? हिंदी में भेड़ कहा जाता है। तो लोनपोगार ने क्या किया? उसे 100 शिप लेकर लोनपोगार ने अपने बेटे को कहा कि तुम शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। और मंत्री ने क्या कहा कि ये भेड़ों को तुम्हें मारना नहीं है, इन्हें क्या करना है? वैसे वापस लाना है, और वो भी किसके साथ? 100 जौ के बोरों के साथ। जौ क्या होता है? जो हम अनाज खाते हैं, गेहूं खाते हैं, उसी के जैसा एक अनाज होता है। तो मंत्री ने कहा कि तुम शहर जाओ ये 100 भेड़े लेकर, और अपने साथ में 100 जौ के बोरे लेकर वापस आना, और एक भी भेड़ मरना नहीं चाहिए, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। तो लोनपोगार ने क्या किया कि अपने बेटे को कहा कि अगर तुम 100 जौ के बोरे लिए बिना घर में आए और एक भी भेड़ कम हुआ तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। और अपने बेटे को शहर जाने के लिए उसने रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपये ही कहाँ थे। लोनपोगार का बेटा शहर तो पहुंच गया, लेकिन उसके पास 100 जौ के बोरे 100 जौ के बोरे खरीदने के लिए पैसे तो थे ही नहीं। और उसके पिता ने उसे क्या कहा था कि एक भी भेड़ को मारना भी नहीं है। तब वो कैसे सब बंदोबस्त करेगा इतने सारे जौ के बोरों का? तो उसने क्या किया? वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने तो क्या हुआ, जो मंत्री का बेटा था वो बहुत ही परेशान हो गया, और परेशान होकर कहाँ जाके बैठ गया? सड़क के किनारे जाकर बैठ गया। तो इतने में वहाँ से एक लड़की गुजर रही थी। तो लड़की ने क्या पूछा मंत्री के बेटे से कि तुम इतने परेशान क्यों हो, क्या चिंता है तुम्हें? तो मंत्री के बेटे ने क्या किया, जो भी उसकी प्रॉब्लम थी सब कुछ वो लड़की को कह सुनाई। तो लड़की ने उसे क्या आंसर दिया, क्या उत्तर दिया? लड़की बहुत ही चालाक थी। तो लड़की ने उसकी हेल्प की और कहा कि तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपये मिले उससे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। तो लड़की ने क्या किया, भेड़ के जो बाल थे, उसकी बॉडी पे जो बाल थे भेड़ के, वो सारे निकाल दिए और बाजार में बेच दिए। वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं ना उसके बाल, इसलिए उसने क्या किया, उसे बॉडी में से निकाल दिए और बाजार में बेच दिए। और उससे जो भी पैसे मिले उससे उसने 100 जौ के बोरे खरीदे और मंत्री के बेटे को दिए और कहा ये लेकर तुम अपने घर वापस जाओ। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत ही खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो लोनपोगार के बेटे को क्या लगा कि उसके बेटे ने ये काम कर दिया है, 100 जौ के बोरे लेकर वो वापस आ गया है, तो वो देखकर वो बहुत ही खुश हो जाएगा, है ना। आप भी कोई अच्छा काम करते हो तो आपके मम्मी पापा कितने खुश हो जाते हैं कि मेरे बेटे ने इतना अच्छा काम किया। तो उसके बेटे को क्या लगा कि मेरे पापा भी बहुत खुश होंगे, है ना। और उसने क्या किया,
सारी बात खुश होकर मंत्री को बताई, लेकिन मंत्री ने उसकी आप बीती पर ध्यान नहीं दिया। आप बीती का क्या अर्थ होता है कि मंत्री ने अपने बेटे की बताई हुई बातों पर ध्यान नहीं दिया। मतलब आप बीती मतलब जो खुद पे बीतती है, मंत्री के बेटे पे जो बीती थी उसने अपने पिता को कह के सुनाई, लेकिन उसके पिता ने उसकी बातें जरा सा भी ध्यान नहीं दिया और वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचने मुझे जरा भी पसंद नहीं आए। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। तो दूसरे दिन उसके पिता ने क्या किया, अपने बेटे को बुलाया और कहा कि जो तुमने इस तरह से भेड़ों के बाल निकाल कर लेके आए थे वो हरकत मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आई। तो मतलब जो भी उसके बेटे ने किया था वो उसने बाजार में जाकर पूरे भेड़ों के बाल निकाल कर बेचे थे, वो उसके बेटे वो मंत्री को ज़रा भी पसंद नहीं आया। और मंत्री ने क्या किया, फिर से अपने बेटे को कहा कि तुम फिर से बाजार जाओ और ये 100 जौ के बोरे वापस लेकर ही लौटना घर पे, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद करने के लिए ज़रूर आएगी। तो क्या हुआ, निराश होकर मतलब उदास होकर लोनपोगार का बेटा फिर से वो सड़क पर जाकर जा बैठा और उसने सोचा कि वो लड़की वापस यहाँ पे ज़रूर आएगी। कौन सी लड़की, जो पहले उसकी मदद करके गई थी वो। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। तो फिर से मंत्री के बेटे ने क्या किया, जो भी बात थी वो सब कुछ वो लड़की को कह सुनाई कि अब जो मैं जौ के 100 बोरे लेकर घर पे नहीं गया तो मेरे पिता मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। तो लड़की ने क्या कहा उसे कि अब तो एक ही उपाय है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपये मिले उनके 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। तो अब लड़की ने क्या किया, जो भेड़ों के सींग होते हैं उसे बेच दिया। भेड़ों के सींग बहुत ही मतलब हेल्पफुल होते हैं, उससे हम कुछ भी हमारे घर में डेकोरेशन भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों में उसका यूज़ होता है। तो लड़की ने क्या किया, भेड़ों के जो सींग थे उसे बाज़ार में बेच दिए और जो पैसे आए उससे जौ के बोरे खरीदे और जो मंत्री का बेटा था उसे वापस घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हम 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दें। तो भेड़ और जौ के बोरे लेकर वो वापस अपने घर गया और वो बहुत ही खुश था और उसने मंत्री को सारी बात कह सुनाई। तो मंत्री ने क्या कहा कि उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। और उसने क्या शर्त रखी मंत्री ने कि वो लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ राख की रस्सी बनाकर दें। तो राख की रस्सी बन सकती है क्या कभी? राख तो हम जो रस्सी होती है उसे जलाएं या कुछ भी करें तो वो पाउडर बन जाती है, तो वो पाउडर से कैसे रस्सी बन सकती है? तो उसने क्या कहा कि वो लड़की को बोलो कि राख की रस्सी बना कर दें। लेकिन राख तो के पाउडर बेस में होती है, पाउडर फॉर्म में होती है, तो वो तो कोई यूज़ में आती नहीं है फिर, तो उससे कैसे रस्सी बन सकती है? चलो हम देखते हैं कि उसने क्या किया। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वो गले में पहननी होगी। तो लड़की भी बहुत चालाक थी, तो उसने क्या किया, जो मंत्री का बेटा था उसने जाकर सब कुछ लड़की को बता दिया। तो लड़की तो जैसे चालाक थी ही, तो उसने भी सामने एक शर्त रख दी कि मैं राख की रस्सी तो बना दूं लेकिन वो रस्सी तुम्हारे पिता को अपने गले में पहननी होगी। कैसे पहनती वो? क्योंकि राख की रस्सी बनना तो इम्पॉसिबल है, वो तो पाउडर जैसी होती है
और उसे मंत्री को गले में पहनने के लिए बोला गया, तो वो तो हो नहीं सकता था। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनना ही असंभव है, मतलब लोनपोगार ने क्या सोचा कि ऐसी रस्सी बनना तो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, कैसी रस्सी कैसी बन सकती है। इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा। लड़की ने क्या किया, 9 हाथ लंबी रस्सी ली और उसे पत्थर के सिल पर रख दिया। पत्थर का सिल मतलब जो पत्थर का टुकड़ा होता है, उस पर उसने रस्सी को रख दिया और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। तो जैसे कि एक सिल का पत्थर होता है, उस पे लड़की ने वो रस्सी को ऐसे रख दिया और फिर उसे जला दिया, तो रस्सी जल जाएगी, तो वो उसके आकार में, उसके शेप में बन जाएगी ना, पूरी गोल जैसी बन जाएगी। वो जल जाएगी लेकिन उसका आकार तो वैसे का वैसा ही रहेगा, है ना, और उसकी राख बची रह जाएगी। वो गोल गोल ऐसे पूरी उसके अपने शेप में उसकी राख बची रह जाएगी। जल तो गई थी लेकिन वो पत्थर पे रखी थी, तो उसका शेप तो वैसा का वैसा ही रहेगा ना। इसे वह सील समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। तो लड़की ने क्या किया, वो पूरा पत्थर वो मंत्री के पास ले गई और उसे अपने गले में पहनने को कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। लोनपोगार जानते थे कि ये तो बहुत मुश्किल काम है कि इसको हाथ में उठाना और गले में पहनना, लेकिन लोनपोगार उसकी लड़की की चालाकी पर बहुत ही खुश हो गया कि लड़की ने इतना अच्छे से मेरी शर्त मंजूर की और उसे पूरा किया। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। अंत में क्या हुआ, लोनपोगार को वो लड़की बहुत ही चालाक लगी और उसको मतलब लोनपोगार को संतोष हो गया कि मेरे बेटे को संभालने के लिए मेरे बाद कोई है जो उसकी समझदारी को उसे मतलब अपनी समझदारी से उसे अच्छे से संभाल सके मेरी ही तरह। तो लोनपोगार ने क्या किया, एक भी मिनट का टाइम गंवाए बिना दोनों की अच्छे से धाम धूम से शादी कर दी और लोनपोगार के बेटे की और वो लड़की की शादी हो गई।